ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ज़्यादा स्वागत अगेन। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट कह सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह सकते हैं डीबीटी बीईटी के लिए। सो इससे पहले जो है हम लोगों ने मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, गेट के लिए सॉल्व किया है, आईसीएमआर जेआरएफ के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व किया है, एम्स पीएचडी के लिए भी मॉक टेस्ट वी हैव बीन कंसिस्टेंटली सॉल्विंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस डीबीटी बीईटी के लिए प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स वी हैव फ्रेम्ड दिस पर्टिकुलर टेस्ट, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं डीबीटी बीईटी में। एग्जाम जो है वो आ रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये भी एग्जाम रहता है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एप्टीट्यूड की बात करें उसमें, और जो सब्जेक्ट बेस्ड जो होता है उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और चॉइसेस काफ़ी है। क्योंकि चॉइसेस काफ़ी है तो इस एग्ज़ाम में भी हम बहुत अच्छा स्कोर जो है वो लेके आ सकते हैं। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अ लॉट ऑफ चॉइसेस आर देयर, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज प्रैक्टिस करेंगे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस जो है सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग जो है बहुत अच्छा स्कोर इस बार भी पिछले सालों की तरह लेके आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला जो क्वेश्चन है, रिसर्चर मिक्सेस टू सॉल्यूशंस 3 liters ऑफ 10% NaCl and 2 liters of 20% NaCl. What is the final concentration of the mixture? And 4 options are given. तो देखिए ये जो है हम जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए हैं, जिसमें कि जनरल साइंस जिसमें आ रहा है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं, फिजिक्स के आते हैं, मैथ्स के आते हैं, और इवन बायो और बायोटेक के भी क्वेश्चंस जो है पार्ट ए एप्टीट्यूड सेक्शन में आते हैं। तो ये क्वेश्चंस देखे गए हैं डीबीटी बीईटी में, यहाँ से आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो सारे जो है जो जनरल साइंस है, बेसिक साइंसेस है, और थोड़ा सा 11th-12th के लेवल के भी क्वेश्चंस जो है फ्रेम हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो हम उसी तरीके के क्वेश्चंस जो है सिमिलर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आज, ताकि आप लोगों को जो है आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक रिसर्चर है, उसने मिक्स किया 2 सॉल्यूशंस, 3 लीटर ऑफ 10% NaCl और 2 liters ऑफ 20% NaCl. व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर? सो मोलैरिटी बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है, मोलैरिटी बेसिकली फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं, वो निकालनी है। तो जो फॉर्मूला होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल, यहाँ पे क्योंकि NaCl दे रखा तो टोटल जो है मिक्सचर, टोटल NaCl अमाउंट, जो उसका अमाउंट है NaCl का, अपॉन टोटल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है, इनटू 100. सो दैट्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर। क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो लिया हुआ है, इनटू 100। तो NaCl का टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड का टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पहले लिया था 3 लीटर, तो 3 लीटर्स इंटू कितना, 10% सोडियम क्लोराइड पहले लिया, तो कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 0.1, सो 0.3 लीटर, और 2 लीटर्स इंटू 20%, दैट मीन्स 0.2, तो ये हो जाएगा 0.4 लीटर। तो टोटल जो है अमाउंट सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा 0.3 प्लस 0.4 विच इज 0.7 लीटर।
और टोटल वॉल्यूम जो है लीटर देखिए दे रखा है कितना ले रहे हैं, टोटल वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का अगर हम ले, वो अमाउंट है, ये वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, तो 3 लीटर्स प्लस 2 लीटर्स जो कि हो जाएगा 5 लीटर्स। बस अब जो है वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अमाउंट टोटल कितना आ गया है 0.7 लीटर अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है सोडियम क्लोराइड का 5 लीटर इंटू 100। तो यहाँ से जो हम वैल्यू वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 14% व्हेन वी कैलकुलेट दिस 14%। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर मिक्सचर की। अब हो सकता है वो जो है कंपाउंड चेंज कर दे, तो उस तरीके से हम फिर अपना आंसर निकालेंगे। कंपाउंड अगर चेंज हो जाता है तो तरीका तो यही है, यही पैटर्न रहेगा। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 14%, द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर। Next question. In a row of 25 scientists, Dr. A is 12th from the left. What is their position from the right? 12th, 13th, 14th, 15th. तो पोजीशन बतानी है। तो इस तरीके से एक रो है, रो बस कॉमनली दे रखी है इन्होंने, रो सर्कुलर कोई रो मेंशन नहीं है, एक पर्टिकुलर रो है जिसमें 25 ऐसे 1 2 3 अप टू 25 साइंटिस्ट जो बैठे हुए हैं, और डॉक्टर ए जो है वो 12th पोजीशन पे, डॉक्टर ए 12th पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो राइट से अगर यहां से 1 2 3 ऐसे ऐसे करते 12th पे अगर डॉक्टर ए है की पोजीशन 12th पोजीशन है, तो राइट से इस साइड से क्या पोजीशन होगी डॉक्टर ए की, ये बताना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो होता है एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला आपसे हम शेयर कर देते। तो दैट इज टोटल जो दे रखे, टोटल नंबर जो भी दे रखा है इज इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है 25 है, लेफ्ट जो पोजीशन दे रखी डॉक्टर ए की वो 12th है, राइट से हमको पोजीशन कैलकुलेट करनी है एंड -1। तो 25 - 12 इज इक्वल टू R-1 हो जाएगा। सो दिस इज 13 इक्वल्स टू R-1। तो राइट पोजीशन की जो वैल्यू वो 13 + 1 इज इक्वल टू 14th पोजीशन आ जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाना इस तरीके के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, if the word genome is coded as 751415135, how would cell be coded? 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो जीनोम का जो कोड दिया हुआ है वो नंबरिंग 751415135 ये कोड दिया हुआ है, और हमको सेल वर्ड का कोड निकालना। तो यहाँ से जो है अगर हम देखें अल्फाबेटिकली, तो नंबर जो है डायरेक्ट दे रखे, ए का बी कोड है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा। बस नंबर आप कोड दे दीजिए, निकल जाएगा। तो सी का जो है 3 है, ई का 5 है, एल का निकाल लीजिए, क्या आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं थी। नंबरिंग जो डायरेक्ट चल रही है एबीसी, कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्प्लिकेट करते हुए। तो वाले जो क्वेश्चंस हैं आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, इंटरेस्टिंग भी है और जो है डायरेक्ट होते हैं, स्कोर आपका बढ़िया आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है ए आना चाहिए 351212। एल का जो कोड बैठेगा वो 12 होना चाहिए। तो बिल्कुल ये तो बहुत ही बच्चों वाला लेवल का क्वेश्चन था, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a clock is set right at 5 a.m. The clock loses 16 minutes in 24 hours. What will be the true time when the clock indicates 10 p.m. on the 4th day? तो एक क्लॉक है
उसका टाइम जो है 5 AM पे सेट है, तो क्लॉक जो है 16 मिनट्स 16 मिनट्स हर 24 आवर्स में लूज कर रही है। और हमको ये बताना है कि एक्चुअल टाइम क्या होगा जब क्लॉक में 10 बज रहे होंगे, रात के 10 PM हो रहे होंगे, और वो भी 4th डे पे। ये क्वेश्चन है। तो अगर 24 आवर्स में, यानी कि एक दिन में द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स, 16 मिनट का जो है लॉस हो रहा है, तो 4th डे पे कितना हो जाएगा? 4th डे पे हो जाएगा 16 × 4 मिनट्स, जो कि वैल्यू आ जाएगी 64 मिनट्स। इतनी आ जाएगी 4th डे पे। अब यहाँ पे 5 बज रहे थे, लेकिन अब जो टाइम हो रहा है वो 10 PM हो रहा है। तो जब लूज करेगा 64 मिनट्स, तो कितना टाइम हो रहा होगा? 10 PM प्लस एडिशनल अहेड, आगे बढ़ा दीजिए 64 मिनट्स। तो 64 मिनट्स, सो दैट मीन्स 1 आवर बढ़ गया, और तो टाइम जो है वो 11 PM है, 11 बजे आएगा रात के। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आंसर इज 11 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मिक्सचर जो है, ब्लेंड आ रहे हैं क्वेश्चंस, केमिस्ट्री फिजिक्स के भी आएंगे अभी क्वेश्चंस, और मैथमेटिक्स के आ रहे हैं, बायो के भी आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड में है, फ्रेम होते हैं इस एग्जाम में। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ O3, जो कि ओजोन कहलाता है, O3 इज ओजोन, इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर का Na दे रखा है यहाँ पे, एक्चुअल जो है एवोगैड्रोस नंबर नहीं दिया हुआ है, और हमको बताना है कितने ऑक्सीजन एटम्स है वो 16 ग्राम ऑफ ओजोन में प्रेजेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमको मोल्स पता होने चाहिए पहले। और मोल कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स जो फॉर्मूला होता है वो तो है मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो हमको पता है यहाँ पे कितना है, मास जो है 16 ग्राम है। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, मोलर मास विड बी 16 ग्राम दे रखा है मास, इनटू कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है? 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 3 बारी है ना। तो पूरा जो मास है ऑक्सीजन का वो कैसे निकलेगा? सो मास इनटू जितने भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 16 × 3, 48 जो है मोलर मास हो जाएगा। तो मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स हो जाएंगे मास यानी कि 16 ग्राम अपॉन मोलर मास 48 ग्राम। तो यहां से मोल्स कितने आ गए? 1/3 मोल्स आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर कितने आ जाएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, जो कि है 1/3, इनटू कितने हैं ऑक्सीजन, एक्चुअल में कितने हैं ओजोन में? 3। तो एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, और कितने एक्चुअल में एटम्स हैं? O3 3 एटम्स हैं। अब यहाँ पे 2 होता तो आप 2 लगाते, तो उस तरीके से मोल्स चेंज हो जाते, और फॉर्मूला भी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते, तो आंसर जो है वो अलग आता। तो आंसर इज Na। तो डिपेंड करता है कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और उस बेसिस पे एवोगैड्रो नंबर लगाते हुए हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने जो है एटम्स आएंगे नंबर। अब मान लिया आपको O2 दे दिया यहाँ पे ओजोन के बदले, या फिर जो है कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड दे दिया NH4, तो कैसे निकालेंगे? या फिर दे दिया H2O दे दिया। तो सिमिलर क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द synthesis of which of the following polymers necessitates the loss of tiny molecules on a regular basis? Polythene, nylon, 6,6, buna and buna S. तो पॉलीमर्स का क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का. पॉलीमर्स आप अच्छे से एक बार देखिएगा. तो टाइनी मॉलिक्यूल्स जो है रेगुलर बेसिस पे कौन से पॉलीमर्स के सिंथेसिस में मदद करता है? तो आंसर इज नाइलॉन 6,6. तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप लोग एक बार पॉलीमर्स के एग्जाम्पल देखिएगा. केमिस्ट्री 11th, आई गेस क्लास 11th का क्वेश्चन है ये. पॉलीमर्स चैप्टर क्लास 11th केमिस्ट्री में आ रहा है, तो ये देखिएगा. 11th और 12th में देखिएगा पॉलीमराइजेशन कौन सा चैप्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट है. पॉलीमर्स का जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे एप्टीट्यूड में, तो सिमिलर क्वेश्चन दे में फ्रेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सिग्मा and pi bonds in anthracene will be equal to respectively 26,7, 39, 26,9, 37. नंबर ऑफ एंथ्रासिन में बताना कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं. तो सिग्मा पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से मुझे याद आ रहा है कि आप रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा जरूर. रेजोनेंस काफी जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री की बात करें तो एंथ्रासीन का अगर हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हमको कैलकुलेट करने हैं, तो केमिकल स्ट्रक्चर की मदद से होगा. तो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासिन. 3 बेंजीन जो है अटैच होती है. तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, पाई बॉन्ड्स कितने होंगे? तो सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लेंगे अगर आप खोल खोल के प्लेन सिंगल बॉन्ड्स देखेंगे. तो सबसे पहले पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे एक पाई दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, डबल बॉन्ड्स वाले ना. ये पाई ये रहा, ये पाई ये रहा. दिस इज पाई, दिस इज पाई. 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड्स आर देयर. और सिग्मा खोल खोल के देखिए यहाँ पे कार्बन है और बाकी जो है हाइड्रोजन. ऐसे से जब हम खोलेंगे स्ट्रक्चर को तो हाइड्रोजन अटैच्ड कार्बन एटम से ऐसे हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे. तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 26 सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं आने चाहिए. सिंगल बॉन्ड्स जो है वो 26 आएंगे और पाई बॉन्ड्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए 7. तो ये क्वेश्चंस करने के लिए इस तरीके क्वेश्चंस करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. उस बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट सिग्मा और पाई बॉन्ड्स. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 26 and 7. Next question. Which type of collision takes place when velocities of both the particles are along the line of the collision? Oblique collision, head-on collision, perfectly inelastic collision, both 1 and 2. इनमें से कौन सा कॉलिजन हो रहा है जब वेलोसिटी जो है दोनों ही पार्टिकल की, एक पार्टिकल है ये एक पार्टिकल है, अलोंग द लाइन सिमिलर लाइन में जो है कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं? तो इसका जो आंसर है हेड ऑन कॉलिजन होगा. तो कॉलिजन मोमेंटम ये जो है फिजिक्स में इस तरीके के इन टॉपिक्स में से जो है क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं. तो एक बार ये कॉन्सेप्ट आप देखिएगा. इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, कौन से टाइप्स होते हैं? तो कॉन्सेप्ट समझिए. इसमें तो कोई सच इतना डिटेल में समझाने वाली बात नहीं थी. एक बार आप देखिएगा इसका मैकेनिज्म कैसे होता है फिजिक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, टाइम टेकिंग कह सकते हैं. चलिए पढ़ते हैं. A rocket is fired from the earth towards the sun. At what distance from the earth's center is the gravitational force on the rocket? 0. Mass of sun is itna, the mass of earth is itna. Neglect the effect of other planets. Orbital radius जो है 1.5 into 10 is to power 11 मीटर दे रखी है. So हमको बताना है at what distance from the earth's center, अर्थ का जो सेंटर है जहां से रॉकेट का जो
रॉकेट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 हो जाएगा, वो बताना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ग्रेविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जो है फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ अपॉन जो डिस्टेंस है अर्थ का, which we are considering x equal to x square is equal to g mass of the sun upon रेडियस ऑर्बिटल रेडियस माइनस एक्स स्क्वायर, जो डिस्टेंस हमको निकालना है, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो g से g ग्रेविटेशनल फोर्स से कट जाएगा, तो m मास ऑफ द अर्थ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m मास ऑफ द सन r माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा उसकी। तो व्हेन वी कैलकुलेट दिस, अंडर रूट हटा के r माइनस एक्स, तो वी आर बेसिकली वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, हमको सिंप्लीफाई करना है ये पहले, ताकि हम वैल्यूज जो है पुट कर सके और टाइम जो है ज्यादा ना लगे। तो यहां से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी r अंडर रूट एम ई अपॉन अंडर रूट एम एस प्लस अंडर रूट एम ई, जब यहां से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। उसके बाद में ये जो आया इसको डिवाइड कर दीजिए आप दोनों को, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को ऊपर नीचे m अंडर रूट एम ई से डिवाइड कर दीजिए ताकि सिंपल हो जाए। तो एम एस अंडर रूट एम ई प्लस अंडर रूट एम ई अपॉन अंडर रूट एम ई। सो इक्वेशन वुड बी r अपॉन अंडर रूट एम एस अपॉन अंडर रूट एम ई प्लस 1। सो सिंप्लीफाई हो गया है ये। अब इसके बाद में आप वैल्यूज जो है वो पुट कर दीजिए। तो ऑर्बिटल रेडियस कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर अपॉन एम एस का अंडर रूट कितना है, मास ऑफ द सन इज 2 इंटू 10 की पावर 30 kg अपॉन अंडर रूट किसका 6 इंटू 10 की पावर 24 kg प्लस 1। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे अंडर रूट को निकालेंगे और डिवाइड करेंगे, तो यहां से जो है ये जो वैल्यू जो आएगी दिस, ये जब सॉल्व करेंगे ये अराउंड आ जाएगी 577.35। और उसके बाद में फिर आप दोबारा से वैल्यूज जो है पुट कर दीजिए। सो दिस वुड बी 1.5 इंटू 10 की पावर 11 अप डिवाइडेड बाय 577.35 प्लस 1। सो आंसर जो है आपका यहां से आ जाएगा। तो आंसर इज 2। कैलकुलेट कीजिए इसको, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 2 आना चाहिए। 2.59 इंटू 10 टू पावर 8, दिस शुड बी द आंसर। तो थोड़ा सा जो है ये कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन तो आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upward to a height of 100 meter. It reaches the maximum height in 10 seconds. Find the velocity with which the ball was thrown upward. 100 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड, 310 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल है, बिल्कुल बेसिक आई गेस 10th फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसको ऊपर फेंका गया, ऊपर जाके जो उसकी जो उसने मैक्सिमम हाइट रीच करी 100 मीटर तक फेंका गया, मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच गया है 10 सेकेंड के अंदर। और हमको बताना कितनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे वो फेंका गया था। ऊपर जाके जो फाइनल वेलोसिटी वो तो 0 हो जाती है, वी नो द कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का आप लगा दीजिए इक्वेशन। तो जो जब ऊपर जाके रुक जाएगी तो जो फाइनल वेलोसिटी वो तो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। ए जो है यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी कंसीडर होनी है और अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा। नीचे जाता तो प्लस का जी आता, एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है। तो
यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और टाइम जो इन्होंने दे रखा है 10 सेकेंड। तो u की जो वैल्यू है हमको यहां से मिल जाएगी u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत सिंपल था। अब हाइट इन्होंने ऐसी दे दी कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ पे जो है दूसरी इक्वेशन लगा दें हम न्यूटन्स लॉ की, लेकिन ये क्लियर कट था। इनिशियल वेलोसिटी निकाली थी, बाकी टाइम और एक्सेलरेशन जो है हमको पता था। इजी है, आप लोग कर देंगे इस तरीके के क्वेश्चन जो है अगर आते हैं तो ये तो बिल्कुल ही स्कोरिंग क्वेश्चंस जो है चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a double DNA standard DNA molecule of cytosine is 18%, what is the percentage of adenine? ये चारगाफ्स रूल बेस्ड जो है क्वेश्चन है और इस तरह की क्वेश्चंस जो है अधिकतर जो है आते हैं कोई भी अगर आप रिसर्च का एग्जाम दे रहे हैं तो साइटोसिन का जो परसेंटेज है वो 18% है, तो गुआनिन उसके बराबर हो जाता है साइटोसिन के, तो ये भी 18% हो जाएगा। और यहां से अगर हम चारगाफ्स रूल लगाएं तो एडिनिन और थाइमिन के जो परसेंटेज है वो 100 माइनस साइटोसिन की परसेंटेज प्लस गुआनिन की परसेंटेज से पता लग जाएगी। तो 100 माइनस दोनों को प्लस करेंगे तो 18 प्लस 18 इज 36, तो यहां से 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64 परसेंटेज आ गई। एडिनिन और थाइमिन की 64 परसेंटेज है और जो एडिनिन की जो परसेंटेज है वो थाइमिन के बराबर हो जाएगी, तो एडिनिन की परसेंटेज वुड बी 64/2, तो 32% आ गई एडिनिन। ऐसी थाइमिन की जो परसेंटेज है वो भी 32% आ गई, क्योंकि एडिनिन और थाइमिन जो है वो इक्वल होते हैं परसेंटेज वाइज, जैसे कि साइटोसिन और गुआनिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which antibody class is the first to be synthesized in a primary immune response? IgG, AMG। फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो सबसे पहले जो होती है रिलीज होती है एंटीबॉडी वो होती है IgM, ये तो हमको पता है। तो एक बार आप ये सब देखिएगा कब कब ये एंटीबॉडी जो है रिलीज होती है, ये भी काफी बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये फ्रेम रिपीटेडली हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, सब देखिएगा। IgA IgG कब होता है, स्पेशली द ग्राफ की कब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कैसा जो है रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसे IgM बढ़ता है या फिर IgG बढ़ता है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, एक बार वो भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an experimentalist uses a competitive inhibitor in an enzyme assay, what changes will be observed in the Lineweaver-Burke plot? The y-intercept stays the same, the slope increases, the x-intercept stays the same, the slope decreases, both intercepts change, the line shifts vertically upward। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो है लाइनवीवर प्लॉट की बात हो रही है, तो हमको पता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो है किस तरीके से लाइनवीवर जो प्लॉट है वो जाता है। तो जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है और इनहिबिटर होता है तो प्लॉट इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है एक्चुअल प्लॉट से। तो दिस इज -I इज विदाउट इनहिबिटर, और जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा होगा तो जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, प्लॉट जो है लाइनवीवर प्लॉट, और इनके बीच में रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन V और S सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में प्लॉट आता है, और जो स्लोप की वैल्यू होती है वो होती है Km/V max। वी नो द वेरी बेसिक्स ऑफ दिस। तो जब इनहिबिटर डालेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Y जो इंटरसेप्ट है उस पर फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट रिमेन्स दी सेम, लेकिन इधर से इधर शिफ्ट होने पे Km जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो Y इंटरसेप्ट ये वाला तो सेम है, Km इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से स्लोप भी जो है वो भी इंक्रीज हो गया है जैसे ही हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाला। तो आंसर इज 1, Y इंटरसेप्ट सेम रहेगा लेकिन स्लोप इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसे ही आप जो है देखिएगा कि जब मिक्स्ड कंपटीशन हो रहा होगा तो क्या प्लॉट पे फर्क पड़ेगा,
अनकम्पिटिटिव पे क्या फर्क पड़ेगा, सिमिलर क्वेश्चन दे में फ्रेम। और एज ए एनआईए पीएचडी में पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे इस तरीके के, मतलब इससे ये तो थोड़ा इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस वो फ्रेम होते थे जब एनआईए का पीएचडी का एग्जाम होता था। तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमको पता होना चाहिए तीनों तरीके के इनहिबिशन, उनमें केएम का क्या हो रहा है, वी मैक्स का वैल्यू का क्या हो रहा है, ये सब पता होना चाहिए, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से क्या लेना देना है नॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो इनहिबिशन वाला। ड्यूरिंग एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ सिंगल स्ट्रैंडेड निक इन द टी-डीएनए बॉर्डर। एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन का आप हमारे लेक्चर जरूर देखिएगा, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो जब ट्रांसफर हो रहा है तो हमको बताना कौन सा प्रोटीन है इनमें से, वीर जीन्स की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली, वायरुलेंस जीन्स की, वो हेल्प कर रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड निक क्रिएट करने में टी-डीएनए बॉर्डर में। तो वायरुलेंस वीर ए और जी तो हमको पता है फिनोलिक कंपाउंड्स जैसे ही होगा तब रिलीज करेगा, फिर उनका ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा, तो ये तो नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है D2 और E2, तो इसका जो आंसर है वो D2 है, VIR D2, जो कि टी-डीएनए के राइट बॉर्डर पे, जो आप मैकेनिज्म समझेंगे आप रिकॉल करेंगे, राइट बॉर्डर पे एक निक क्रिएट कर देता है और उसके बाद में हेल्प करता है टी-डीएनए को किस में पहुंचाने में, क्रोमोसोमल डीएनए में पहुंचाने में, क्रोमोसोमल डीएनए इंटीग्रेशन अंदर पहुंच जाएगा, टी-डीएनए इस तरीके से ट्रांसफर होगा। फिर E2 की बात करें, VIR E2 की, तो ये तो टी-डीएनए का जो है उसको जो है न्यूक्लियस अटैक से बचाता है, उसका ये काम होता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस अटैक, सो दैट्स द फंक्शन ऑफ वीर E2। तो जितने भी वीर जीन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है CSER नेट के लिए भी, इनके फेवरेट क्वेश्चंस है, इनके फंक्शंस, मैकेनिज्म तो देखिए समझना ही समझना है, फंक्शंस हमको जरूर पता होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following techniques would be more suitable for determining the 3D structure of a 15 kilodalton protein at atomic resolution? UV vis spectroscopy, SDS page, X-ray crystallography, circular dichroism। आंसर इस एटॉमिक रेजोल्यूशन की बात हो रही है, एक सुटेबल साइड्स दे रखा है, 3D की बात हो रही है और एटॉमिक रेजोल्यूशन इन्होंने मेंशन कर दिया, तो आंसर एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए टेक्निक्स, 3D स्ट्रक्चर हम कैसे विजुअलाइज करते हैं एटॉमिक लेवल पे, या फिर जैसे आइसोटोपिक लेवल पे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होके आए थे पहले दूसरे एग्जाम्स में, तो वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो इनकी एप्लीकेशंस हम सबको पता होनी चाहिए, जितनी भी टेक्निक्स इनकी एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म। अब कुछ आइसोटोप बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ आए हुए थे, आई कैन रिकॉल, NMR वगैरह के चल रहे हैं, NMR NIA का तो फेवरेट टॉपिक था, तो NMR भी आप एक बार अच्छे से देखिएगा। तो आंसर इज एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। तो मैकेनिज्म और एप्लीकेशन हमको पता होनी चाहिए इन टेक्निक्स का, कि कैसे हम विजुअलाइज करते, कैसे वो काम करता है, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, क्या उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है। तो प्लीज गो थ्रू दिस। नेक्स्ट, a trader allows two successive discounts of 12% and 4% if the marked price of a fan is itna rupees 800, find its net selling price 690, 675.84, 650.6, 617.2। ओके, सो मार्क प्राइस का क्वेश्चन है, एम्स में बहुत आए हैं क्वेश्चन इस तरीके के रिपीटेडली, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखे गए हैं, मार्क प्राइस के क्वेश्चन देखे गए हैं, तो एम्स में भी बहुत क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, जो भी हम कर रहे हैं एम्स के लिए भी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है फॉर श्योर। सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम हो रहे हैं। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट 1 जो है वो पहला 12% लगाया, डिस्काउंट जो 2 है दोबारा जब डिस्काउंट लगा उस प्राइस पे तो 4% है, हमको एक्चुअल लाइक सेलिंग प्राइस SP निकालना है। तो मार्क प्राइस जो है पहले जो दी हुई थी वो है 800,
तो जब पहला डिस्काउंट लगाएंगे 12% ऑफ करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, तो ये आ जाएगा 800 इंटू 0.88 डिस्काउंट लगाने के बाद, तो इट वुड बी 704 मार्क प्राइस हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोबारा से इस पे डिस्काउंट दूसरा लगाया जो कि 4% है, ऑफ लगाया, 4% का डिस्काउंट लगाया, सो दिस वुड बी 704 इंटू 0.96%, तो ये आ जाएगा 675.84, 675.84। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए, और कॉमन सेंस लगाए तो जब डिस्काउंट रिपीटेडली लगाते रहेंगे तो ऑफ होता रहेगा, कम होती रहेगी, प्राइस गिरती रहेगी। अब ये डिस्काउंट ना होते कोई प्रॉफिट होता या गेन होता तो अलग हो जाता कॉन्सेप्ट, तो प्लस हो जाता, एडिशन हो जाता। तो आई कैन रिकॉल गेन परसेंटेज पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लॉस परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मार्क्ड प्राइस कैलकुलेशन पूछ लेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो इनके फॉर्मूले आप लोग जरूर 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 देखिएगा। गेन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, प्रिंसिपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, एक फिगर दी हुई है और हमको बताना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो कितने हैं। अब एक तरीका तो ये है कि हम एक 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 करके जो है ट्राइंगल को कैलकुलेट करें कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक बड़ा सा ट्राइंगल है एंड ऑल, ये एक ट्राइंगल है, ये एक है, जो कि काफी जो है टाइम टेकिंग और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो एक तरीका होता है, वो तरीका, वो ट्रिक हम आपको बता देते हैं ताकि आप फटाफट क्वेश्चन ये सॉल्व कर दें। तो मान लीजिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर में बताना है हमको कितने ट्राइंगल हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पार्ट्स में। तो स्क्वायर के कितने पार्ट्स हैं, कितने निकल के आएंगे, 4, 1 2 3 4, व्हेन वी डिवाइड, ऐसे डायगोनली जब डिवाइड करेंगे तो, और जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, तो इट वुड बी नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 4, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए स्क्वायर में, 2। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां से क्या निकल के आ जाएंगे, 4 इंटू 2, 8। तो एक स्क्वायर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो 8 होते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक रेक्टेंगल लें, रेक्टेंगल के अंदर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, वही पहले पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डायगोनल लगा के एक ए लगाया, एक ए लगाया, ऐसे कट कर सकते हैं ना सेंट्रली जब कट करेंगे तो पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए, 2 ही होंगे। देखिए, एक ये वाला मानेंगे, एक ये वाला मानेंगे, डायगोनली तो यही होंगे ना। तो यहां से जो है कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ पार्ट्स 8 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायगोनल 2, 16, 16 जो है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे रेक्टेंगल में। अब सपोज एक स्क्वायर है और एक और स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, तो कितने हो जाएंगे, कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहां से जो है हमको ये पूरा जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और अभी हमने कैलकुलेट किया कि इसमें जो है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 8, और डायगोनली जब डायगोनल्स कितने हैं, 2, तो 16 तो ये हुए पूरे। और बाहर जो है हमको 2 और ट्राइंगल्स यहां दिख रहे हैं, एक ये रहा 1 और एक ये रहा 2। सो टोटल जो है
16 प्लस 2 यानी कि 18 आना चाहिए इसके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन ट्रिक लगा के सॉल्व होते हैं। कोई और ट्रिक अगर आप लोगों को पता है तो वो अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A cylindrical vessel 60 centimeter in diameter is partially filled with water. A sphere 30 centimeter in diameter is gently dropped into the vessel and is completely immersed. To what further height will the water in the cylinder rise? तो यहाँ पे एक स्फीयर है जिसका उन्होंने डायमीटर दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। एक बॉल ही मान लीजिए, एक स्फीयर बॉल जो है वो इमर्ज की एक सिलेंडर में, तो रेडियस जो है यहां से कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसमें डुबोई, एक सिलेंडर में जिसका डायमीटर कितना है सिलेंड्रिकल वेसल का 60 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस यहां से आ गया 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस बेस्ड जो है, फॉर्मूले में रेडियस ही चलता है, राइट। तो जब बॉल इसको डुबोएंगे तो जितना पानी निकलेगा यहां से बॉल स्फीयर डुबोने के बाद, तो जो स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही जो है वाटर का जो वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल वेसल में उसके बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो बाहर निकला पानी उतना ही तो निकालेगा पानी, किसमें, सिलेंडर में, सिलेंड्रिकल वेसल में। लगा दीजिए फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ये स्फीयर का वॉल्यूम है, ये सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम है। तो 4/3 पाई से पाई काट देते हैं, आर क्यूब कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 इंटू 15 इक्वल्स टू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 इंटू 30 इंटू एच हमको निकालना, यहां से एच आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो एच की जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of 10 consecutive integers is 5. What is the lowest integer? Lowest integer बताना है, तो लगातार consecutive numbers मतलब लगातार जो है numbers चल रहे हैं, 1 2 3 4 and so on so on so on so on so on। लोवेस्ट इंटीजर बताना है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, लेट दी लोवेस्ट इंटीजर बी x, तो इट वुड बी x plus 1 plus x plus 2 प्लस सो ऑन अप टू x plus 9, क्योंकि 10 तक चल रहे हैं, इक्वल टू टोटल सम विच इज 5। सिंपल है, लोवेस्ट इंटीजर x मान लिया, लगातार चल रहे जिनका सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस, सबको प्लस करते हुए चलेंगे, प्लस 45 इक्वल्स टू 5। तो 10x इज इक्वल टू 5 माइनस 45, सो 10x इज इक्वल टू माइनस 40, x की वैल्यू यहां से आ जाती है -4। सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a class of 50 students, each student passed maths or English. If 10 students passed maths, then find the number of students who passed English. ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल तो नहीं आता है, तो काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है ये तो आसान है। इसमें टोटल नंबर कितना दे दिया है, स्टूडेंट्स का टोटल नंबर जो दे है 50 है, 50 है। 10 ने जो है पास कर लिया क्या, मैथ्स, बाकी का निकालना इंग्लिश कितनों ने पास किया, ये तो इतने इजी क्वेश्चन। तो टोटल में से आप माइनस कर दीजिए, 50 माइनस जिन्होंने मैथ्स पास की 10, तो 40 ने बाकियों ने इंग्लिश को पास किया, क्योंकि और दे दिया ना, या तो मैथ्स पास किया या फिर इंग्लिश पास किया। एंड होता थोड़ा सा कॉमन कर देते तो अलग तरीके का क्वेश्चन हो जाता, तो ये तो काफी सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो थोड़े हाई लेवल के आते हैं, उस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of ways in which 10 persons can sit around a circular table so that none of them has the same numbers in any two arrangements। तो एक ऐसे सर्कुलर टेबल है और उसमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 लोग बैठे हुए सर्कुलर टेबल पे, और वो कह रहे हैं नन ऑफ देम हैज द सेम नेबर्स। मतलब ये नेबर्स, एक ये है, मान लिया इसके नेबर ये और ये रिपीट सेम नहीं होने चाहिए, दो तरीके से अगर अरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मान लिया ए है, तीन हम ले लेते हैं ए बी सी। तो ए है, बी है, सी है, ये ऐसे बैठे हुए सर्कुलर टेबल पे, ठीक है। वो कह रहे कि जो नेबर्स है वो जब दोबारा अरेंज करेंगे दूसरे तरीके से तो सेम नेबर्स नहीं आना चाहिए। तो ए बी सी है, या तो ऐसे अरेंज होगा या फिर ए सी बी है, ऐसे होगा, नेबर इसके ऐसे बैठेंगे ना। तो इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर हम ऐसे अरेंज करें ए के नेबर्स अगर हम चेंज कर दिए तो सर्कुलर अगर हम देखें तो नेबर्स तो सेम ही रहेंगे। ए के जो नेबर है पहले भी बी और सी थे, अब भी बी और सी ही है, तो इसको मिरर इमेज कहते हैं इसको। आया समझ में? तो हमने नेबर्स तो चेंज कर दिए, पहले इधर बी था अब सी है, लगा दिया नेबर। अब सी नेबर इसका इधर इस डायरेक्शन में सी ना रहते बी है, लेकिन नेबर सेम है, बी और सी है। तो वही कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो नन ऑफ देम है, नेबर सेम नहीं रहेंगे, लेकिन सर्कुलरली जो चल रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जो नेबर्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, तो रिपीट होंगे रिवर्स सीटिंग में। तो सबसे पहले 10 पर्सन्स जो है सर्कुलर टेबल को निकालेंगे, नंबर ऑफ वेज का जो फॉर्मूला आएगा दैट वुड बी 10 फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोर, दैट वुड बी n माइनस 1 फैक्टोरियल, नॉट 10। तो 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि 9 का फैक्टोरियल है जब 10 लोगों को अरेंज करेंगे सर्कुलर टेबल पे। तो नंबर जितने दे रखे उसमें से 1 माइनस कर देंगे, उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो यहां से जो है आ जाएगा 362880, 9 का फैक्टोरियल इतना आ जाएगा। अब क्योंकि जो नेबर्स है वो सेम नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन रिपीट, अभी हमने बात की कि जो सेम बैठेंगे सेम सर्कुलरली रिवर्स सीटिंग में, तो इसीलिए वो डुप्लीकेट्स को हम हटा देंगे। तो 9 का फैक्टोरियल दो बार रिपीट हो रहे हैं, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जो भी 9 का फैक्टोरियल आया 362880 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा और देखिए कितना आंसर आता है। आंसर शुड बी 181440, 181440, नॉट 181, 181440 इसका आंसर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A mother is 20 years older than her son. Wait, let me solve other questions first. वो वाले क्वेश्चन जो ज्यादा अच्छे हैं। ओके, नेक्स्ट। It was Sunday on Jan 1 2006. What was the day of the week? Jan 1 2010। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये अगेन एम्स में बहुत आ रहे हैं, एम्स में टाइम वाले क्वेश्चंस, कैलेंडर वाले क्वेश्चंस हैं। तो 2006 से लेके 2010 तक का चलेगा, ईयर और डे बताना है। तो इसमें जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है लीप ईयर, हमें निकालना होता है। तो लीप ईयर निकालेंगे, ईयर को 4 से डिवाइड करके, तो अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर हो जाता है। तो 2006 जो है लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर अगर होगा तो +2 होगा डे, और अगर नो लीप ईयर है, लीप ईयर अगर नहीं है तो +1 होगा डे में।
तो 2006 से 2007 ये AICMR के लिए भी इस तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और क्वेश्चन आए भी था ICMR में, इफ आई कैन रिकॉल। तो 2006 से 2007 में जब जाएंगे, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, तो +1 हो जाएगा। फिर 2007 टू 2008 जाएंगे तो नॉट अ लीप ईयर, +1 हो जाएगा फिर से, क्योंकि 2007 लीप ईयर नहीं है। 2008 इज अ लीप ईयर, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। फिर 2009 से 2010 में जब जाएंगे तो +1, 2009 इज नॉट अ लीप ईयर, तो 2010 तक हम पहुंच गए। तो अगर 2006 में जनवरी 1 डेट सेम है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया इन्होंने क्वेश्चन को, संडे था, तो 2010 में कितना हो जाएगा? सो +1 +1 +2 +1, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर इज फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। तो लीप ईयर पहले निकालेंगे, लीप ईयर है तो +2 कर देंगे नंबर ऑफ डेज में, लीप ईयर नहीं है तो +1 करेंगे, ऐसे हम नंबर ऑफ डेज इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the angle between the hands of the clock at 22:30 hours, यानी कि 10:30 बजे एंगल कितना है? अगेन एम्स में क्वेश्चन आए हैं, ये एम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस देखे गए हैं ICMR और एम्स में। तो एंगल बताना है, तो इसमें जो है फॉर्मूला होता है, तो अगर हम आर एंड का पोजीशन निकालें, सो दैट वुड बी 30 डिग्री इनटू जो आवर नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं वो, प्लस 0.5 डिग्री इनटू मिनट्स, मिनट्स जो दिए हुए हैं। पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो कितना है? आर एंड की बात करें कि उसकी पोजीशन की बात करें तो 30 इंटू 10 प्लस 0.5 इंटू मिनट्स, कितना है? मिनट्स 30 मिनट है, इंटू 30, तो ये हो जाएगा 315 डिग्री। उसके बाद है मिनट हैंड की पोजीशन निकालने के लिए would be 6 डिग्री मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मिनट्स, तो 6 डिग्री इंटू मिनट्स कितना हो जाएगा? 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, तो दिस वुड बी दिस आर एंड का जो पोजीशन आया उसमें से मिनट हैंड का जो पोजीशन है उसको माइनस कर देंगे, सो 315 माइनस 180 डिग्री, तो दिस इज 135 डिग्री इज द आंसर। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले पोजीशन निकालेंगे आर हैंड की, फिर किसकी निकालेंगे? मिनट हैंड की निकालेंगे, तो ये पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था एम्स में, आई कैन रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां लिख लेते हैं आंसर 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of the washing machine depreciates at the rate of 10% every year if its present value is rupees 8748 what was the price of the washing machine 3 years ago? 3 years ago पहले उसका कितना प्राइस था? तो वॉशिंग मशीन का जो वैल्यू है वो इतने रेट पे डिप्रिशिएट हो रहा 10% पे, प्रेजेंट वैल्यू जो आज की वैल्यू वो इतनी दी हुई है 8000 करीब, 8748, तो प्राइस कितनी थी 3 साल पहले। तो इसमें जो है जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लगेगा, तो वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इतना प्राइस इनटू 1 माइनस आर अपॉन 100n। तो यहाँ पे v इज दी प्रेजेंट वैल्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू, p जो है जो हमें निकालना है, r यहाँ पे रेट परसेंटेज 10% दिया हुआ है, n जो है 3 दिया हुआ है, इट्स गिवन, सो डायरेक्ट
फॉर्मूला है आई गेस 10th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ये। तो ये टॉपिक आप देखिएगा। तो 8748 इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100 की पावर 3। तो 8748 इक्वल्स टू P इंटू 0.9 का क्यूब हो जाएगा ये। तो P इज इक्वल टू 8748 डिवाइडेड बाय 0.9 का क्यूब आ जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे 8748 डिवाइड बाय 0.7299, 0.9 का क्यूब निकालेंगे तो 0.8729 आ जाएगा। तो आंसर इज 12,000। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 12,000। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो चलिए साथ साथ आप जो है प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस और हमारे साथ टच में रहिए। अपडेट हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।